नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से दिल्ली में मुलाकात की। इस साल बाल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 बच्चे और 5 लड़कियां शामिल हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों ने पुरस्कार पाने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की। उन्होंने बताया कि भविष्य में उनके कुछ कर गुजरने के क्या क्या सपने हैं। पुरस्कार पाने वाले बच्चों के माता पिता ने कहा कि वे खुश हैं कि उनके बच्चों को पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चे तरक्की करें। भारत सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार पाने वाले विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह है। इस साल 38 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा पर चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना से भी अधिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार विभिन्न राज्य परीक्षा बोर्ड के भी 16 लाख बच्चों ने पंजीकरण कराया है। माईगव प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने करीब 20 लाख प्रश्न प्रधानमंत्री को भेजे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 2000 से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों से चयनित 102 छात्र भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय कला उत्सव के 80 अवार्ड विजेता भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2018 में शुरू हुई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने के लिए यह कार्यक्रम बेहद मददगार साबित हो रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। वे देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। वर्ष 2022-2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देता है। दोनों देशों के बीच संबंध रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में $7 अरब 26 करोड़ का रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की।
मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित रहा। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि, व्यवसाय और खुदरा शामिल है। इस यात्रा से भारत और मिस्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका, पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार के रूप में बनाता है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिस्र बेहतर साझेदार बन सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की टेस्टिंग की। आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म J&K ऑपरेशंस ने भार ओएस नाम के मोबाइल फोन के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने से सरकार की नीतियों में काफी बदलाव का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों को कई तरीके से सहायता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष समिति की बैठक के दौरान आगामी एरो इंडिया तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री को एशिया के सबसे बड़े एरो शो में 14वें संस्करण के व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। एयर शो 13 से 17 फरवरी के बीच कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। देश भर की अदालतों में 4 करोड़ 90 लाख मामले लंबित हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर होती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। जजों की नियुक्ति के कोलोजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका और विधायिका में मतभेद को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि संवेदनशील मामला है, जिस पर व्यापक चर्चा जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता सौरभ किरपाल की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अनुशंसा पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक किए जाने को कानून मंत्री ने गंभीर मामला बताया है। कानून मंत्री ने ई कोड प्रोजेक्ट के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी जल्दी ही लागू किया जाएगा। सेना के शौर्य पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें भारतीय सेना की परंपरा, उसकी वीरता और बलिदान पर गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर सेना का सम्मान करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारतीय सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना पर हमारा पूरा विश्वास है, अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खुद राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह इससे पहले भी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी ने पूछा कि राहुल को यह बात समझने में इतनी देर क्यों लगी। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव एक बार फिर अटक गया। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जोरदार टकराव की वजह से एक बार चुनाव फिर टल गया। सदन की दूसरी बैठक में पार्षदों की शपथ प्रक्रिया तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नारेबाजी और शोर शराबा बढ़ते देख पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। 250 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद निर्वाचित हुए हैं और भाजपा के 104 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से महापौर के लिए शैली ओबेरॉय और भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। 6 जनवरी को पहली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। भाजपा का आरोप है कि ऐसे में निगम विकास कार्य नहीं करा पा रहा है। लखनऊ में एक 4 मंजिला इमारत ढह जाने से कई लोगों के दबे होने और जानमाल के नुकसान की आशंका है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर इमारत गिरने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
लखनऊ पुलिस के मुताबिक जिस समय बिल्डिंग गिरी उस समय 8 परिवार बिल्डिंग के अंदर थे। 5 लोग सकुशल निकाल लिए गए हैं। काफी लोगों के अंदर होने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पुरानी बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Langon pe Spartan pe gyal khapi Sondo soso jani serce na sosyas pe skitsali Rikshun chos luk soso inna kyagar yulir gyuzin Gel kapıçento Spartadan perivai Lada mimas kuni Shmina solvamos lami Yagara me geldar Tuz gyumsdan polusi Ricardo Funchada Bundes Belgique Yuri Yagara Megalda Tus Dios Dan Polusi Ricardo Funchada Bundes Belgique Yuri Yaga stara gyurshi Yaga gyurshi Ladas yaga gyurshi Stara gyurshi Yaga stara gyurshi Yaga gyurshi Ladas yaga gyurshi परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मंगलवार को 3 अमेरिकी शहरों में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें 11 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास हाफ मून बे शहर में गोलीबारी की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। सैन मैटियो काउंटी पुलिस ने गोलीबारी के संबंध में 67 वर्षीय संदिग्ध चुनली झाओ को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में गन वायलेंस इतना आम हो चुका है कि पिछले 3 हफ्तों में 36 बार गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। ईरान ने मंगलवार को यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा दबाव बढ़ाए जाने के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान में मानवाधिकार के हनन के लिए यूरोपीय संघ ने पहले ही 30 ईरानी अधिकारियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें सरकार के मंत्री, सैन्य अधिकारी और ईरान पुलिस शामिल है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में भावनात्मक विदाई ली। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि वे एक बैक बेंच सांसद, एक बहन और एक मां बनने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। यह पद 2017 से रिक्त था। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए 500 मिलियन यूरो अतिरिक्त आवंटित करने पर सहमति जताई।
फिनलैंड के विदेश मंत्री ने स्वीडन और तुर्की के साथ नाटो के सदस्यता के मुद्दे पर उठे विवाद पर जारी त्रिपक्षीय वार्ता में कुछ हफ्तों की रोक लगाने का सुझाव दिया है। पेरू में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों लोग पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को रिहा करने की मांग पर सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने जाम्बिया की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि देश के कर्ज का पुनर्गठन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ऋण भार से कैसे निपटा जाए ये जरूरी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने सत्ता में आने के बाद शुरू की गई मेगा परियोजनाओं का बचाव करते हुए कहा कि वे आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के लिए दोषी नहीं है, जिससे मुद्रा में गिरावट और महंगाई में तेजी देखी जा रही है। अर्जेंटीना और ब्राजील ने मर्कोसुर व्यापार ब्लॉक के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य मुद्रा स्थापित करने की इच्छा जताई है। दोनों देशों के मंत्रियों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मौजूदा मुद्राओं को बदलना नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिकी देशों का डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोमवार को कहा कि वेनेजुएला ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज के एक सामान्य मुद्रा के प्रस्ताव का समर्थन करता है। वेनेजुएला में बेहतर वेतन और पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों, नर्सों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों सहित सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। वहीं इस समय राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार बढ़ती हुई महंगाई का सामना भी कर रही है। जर्मनी के अधिकारियों ने 5 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप दर्ज किया है। उन पर कथित रूप से जर्मन स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण करने, मारने और सरकार को गिराने की योजना बनाई गई थी। चिली में बढ़ती महंगाई और अपराध की घटनाओं में से गैब्रियल बोरिक की लोकप्रियता कम हुई है। साल 2021 में लाखों चिलीवासी ने गैब्रियल बोरिक के लिए मतदान कर उन्हें राष्ट्रपति बनाया था। केन्या के विपक्षी नेता रैला ओडिंगा ने सोमवार को अपने समर्थकों से राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार का विरोध करने का आह्वान किया। अमेरिकी अधिकारियों ने इटली को द मार्बल हेड ऑफ एथेना सौंप दिया है। इसे पोम्पेई के पास हरकुलेनियम शहर से चुराया गया था और इसकी अनुमानित कीमत 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में बसने वाले विशेष बैग्स की मांग बढ़ गई है। ये बैग्स भेड़ों के अंदरूनी अंगों से बनाए जाते हैं। मंगोलिया के उलान बटोर में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं को भी भेड़ों के अंगों से बने बैग्स में रखकर इस्तेमाल किया जाता है। सेंट पॉल के खंडहरों की प्रदर्शनी से पहले चरण को 28 फरवरी तक अतिरिक्त सत्रों के साथ बढ़ा दिया गया है। सेंट पॉल के खंडहर सेंट पॉल कॉलेज में स्थित है। ये प्रदर्शनी प्रति घंटे 3 सत्रों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक सत्र के लिए 10 प्रतिभागियों के लिए शामिल होने की छूट है। भारत ने 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम वनडे में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी निभाई। रोहित ने 101 रन और शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। आईसीसी ने 2022 के लिए वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। इस टीम में भारत के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जगह मिली है। आईसीसी ने साल 2022 के लिए टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा कर दी है। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत को विकेटकीपर चुना गया है। आईसीसी द्वारा जारी ताजा महिला रैंकिंग T20 में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। कप्तान हरमनप्रीत कौर 3 स्थान की छलांग के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गई। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना देश के शीर्ष क्रम की महिला बल्लेबाज के रूप में तीसरे स्थान पर बनी हुई। ऑस्ट्रेलिया ने ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिर्शेत युगल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने विपक्षी जोड़ी को वॉकओवर दिया। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना रेबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कैरन खेचानो ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में खेचानो ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराया। महिला एकल में विक्टोरिया अजारेंका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 24वीं वरीयता प्राप्त अजारेंका ने क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर ने फुलहम को 1-0 से हरा दिया है।
किलियन एम्बाप्पे ने 5 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन को फ्रेंच कप में अंतिम 16 में जगह बना ली है। आर्सेनल ने 2027 तक के लिए सेरी ए साइड स्पेजिया को जैकब किवोर को अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। लगभग 20 मिलियन यूरो की रकम के साथ यह डील पूरी हुई है। 1 साल के कम समय के प्रभार के बाद एवर्टन ने अपने प्रबंधक फ्रैंक लैम्पर्ड को बर्खास्त कर दिया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी फुकरे 3 की रिलीज का डेट का ऐलान कर दिया है। मच अवेटेड फिल्म भोला का दूसरा टीजर जारी हो गया है। भोला में अजय देवगन कैदी, वहीं तब्बू पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। अनुपम खेर की फिल्म शिवा शास्त्री बलबोला का फर्स्ट लुक सामने आया है। फर्स्ट लुक में अनुपम खेर हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए नजर आए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म ने पहले दिन एडवांस टिकट बुकिंग में 20 करोड़ रुपए की कमाई की। पीवीआर पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म गांधी और गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। थलपति विजय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वारिसू ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। कल भुवन बम और सृष्टि गांगुली की वेब सीरीज राफ्ता राफ्ता अमेजॉन मिनी टीवी पर रिलीज होगी। फहद फासिल थलपति विजय की अगली फिल्म का हिस्सा होंगे। डायरेक्टर लोकेश कनगराज थलपति विजय के साथ एक फिल्म शूट कर रहे हैं जिसका टेंटेटिव टाइटल थलपति 67 है। राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। स्त्री 2 देश में बन रही हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अहम फिल्म होगी। भारत की सनसनीखेज ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में इस गीत ने इसी श्रेणी में गोल्डन ग्लोब भी जीता है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।